बगीचे के अंदर पौधों का आकार विशालकाय था। अभिमन्यु एक वॉश बेसिन के आकार के पेड़ के पत्ते और एक बड़े आकार का विशाल सूरजमुखी देख सकता था। अभिमन्यु ने आगे कदम बढ़ाया और ध्यान से सूरजमुखी को देखा। उसने फूल के ठीक बीच में एक मानवीय चेहरा देखा। उसकी आंखें बंद थी और वो सांस नहीं ले रहा था। ना तो भौहें और ना ही मूछें दिखाई दे रही थी। अभिमन्यु ने चारों ओर देखा और पाया कि जितने भी सूरजमुखी के फूल हैं उन सब पर एक जैसे चेहरे हैं। यह लगभग ऐसा था जैसे चेहरा ही फूल हो जिसके चारों ओर पंखुड़ियां उगाई हो। रास्ता विशाल और बहुत सारे सूरजमुखी के फूलों से घिरा हुआ था। पता नहीं ये चेहरे कब आंखें खोलेंगे। उन्हें देखकर ही अभिमन्यु अपने शरीर में एक ठंडक को महसूस कर सकता था। यहां से गुजरने वाला रास्ता छोटा था, इसलिए वो जल्दी से उस पार चले गए। जाने से पहले अभिमन्यु ने शोध के लिए अपने साथ कई फूल लेने का फैसला किया। वे फूल पथ के अंत से लोहे के फाटक में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने झाड़ियों के बीच एक और रास्ता देखा। रास्ते के दोनों ओर ग्रे पत्थर की कुर्सियां लगी हुई थीं। यहां तक कि जमीन का निर्माण भी ग्रे ईंटों से किया गया था। इस रास्ते के अंत में एक और फाटक लगाया गया था। जैसे ही उन पांचों ने इन ईंटों पर कदम रखा, जमीन कांपने लगी। ईंट एक एक करके खड़ी हो गई। वो ईंट शरीर का अचानक लेने लगे और उनके पैर निकल आए। आह! वो चिल्लाते हुए तेजी से भाग रही थी। एक ही मिनट में सभी ईंटें उनकी नजरों से ओझल हो गईं, जैसे वे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही हों। जब तक जमीन पर कुछ नहीं बचा, तब तक वे ईंटों को निकलते हुए देख रहे थे। वे वहीं खड़े रहे। वे सब हैरान थे। अचानक रास्ते के अंत में सफेद पत्थर का फाटक हवा में बिखर गया, साबुन के बुलबुले की तरह टूट गया। रुक जाओ! ये चीखती ईंटें हैं। वे हमें अगले रास्ते तक ले जाएंगी। उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें उन्हें वापस लाना ही होगा। काले कपड़े वाला आदमी चिल्लाया। कैसे? वे ईंटें तेज हैं। हमारे पास उन्हें ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है। लाल कपड़े पहने हुए आदमी ने चिंता के साथ कहा। वे पृथ्वी तत्व ऊर्जा कणों से प्यार करती हैं। कृपया हम में से कोई भी एक इस काम को पूरा करे। जयवंत धीरे से बोलते हैं। मैं इसे करूंगा। लाल कपड़े वाला आदमी आगे बढ़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी हथेली ऊपर कर ली। वो मंत्रों का जाप करने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, प्रकाश के भूरे धब्बों के ग्रुप तेजी से उसकी हथेली पर जमा हो गए। प्रकाश के वे धब्बे घने और भारी गुणों के थे। प्रकाश के धब्बे तिल के समान लग रहे थे। धीरे धीरे उसने उस आदमी की हथेली पर एक अंडे के आकार की काली गेंद बनाई और वो चमकने लगी। जैसे ही उस काले कपड़े वाले आदमी ने आंखें खोली और मंत्र पढ़ना बंद किया, उसने सावधानी से गेंद को नीचे फेंक दिया। काली गेंद नीचे गिरी और कीचड़ में धंस गई। गेंद अब लिक्विड में तब्दील हो चुकी थी और काले भूरे रंग के तेल में बदल गई। इस तेल ने उस पूरे एरिया को कवर किया जहां पहले ईंटें थीं, और उनके सामने एक काला रास्ता दिखाई देने लगा। अभिमन्यु को सभी कोनों से तेज चलने की कदमों की आहट सुनाई दी। उसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत तेजी के साथ ग्रुप में दौड़ रहे हैं। बची हुई सभी ईंटें मिनटों में अपनी मुख्य स्थिति में वापस लौट आईं और एक मनोरंजक दृश्य बन गया। ये ईंटें लिक्विड पृथ्वी एलिमेंट एनर्जी कणों को चाट रहे थे। उन्होंने बात करना भी शुरू कर दिया। यह ऐसा था जैसे वे कणों के स्वाद की प्रशंसा कर रहे हों। अभिमन्यु उनके द्वारा बोले गए एक भी शब्द को नहीं समझ सकता था। वो जगह कुछ ही देर में शोर में बदल गई। जैसे ही ईंटें अपनी स्थिति में लौटी, रास्ते के अंत में सफेद फाटक धीरे धीरे प्रकट हुआ। चलो, कोई भी समय बर्बाद मत करो।
जयवंत ने सलाह दी। वे तेजी से ईंटों पर चढ़ गए और सफेद फाटक की ओर दौड़ पड़े। ओह! अभिमन्यु ने एक ईंट पर कदम रखा, जिससे वो खुशी से करा उठी। ऐसी अजीब आवाजें सुनकर अभिमन्यु को असहज महसूस हुआ, इसलिए उसने अपनी गति बढ़ा दी। हर ईंट जिस पर वो कदम रखता गया वो कराह रही थी। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे बहुत चोट लग रही हो उन्हें। आखिरी ईंट पर जब जयवंत ने कदम रखा तो वो ईंट कई बार कराही। जयवंत घबरा गया और उसके पूरे शरीर पर गुदगुदी होने लगी। जो कुछ हुआ उसे देखकर अपूर्वा जोर जोर से हंस रही थी। अरे ये ईंटें हैं या क्या है? उसने कसम खाई की। जयवंत की ये बात सुनकर बाकी सभी लोग भी हंसने लगे और जयवंत भी हंसते हुए बोला, कौन इस तरह का जादू बनाता है भाई? कुछ प्राचीन जादूगर वास्तव में सनकी थे। काले कपड़े वाला आदमी भी मुस्कुराया। सही कह रहे हैं आप जयवंत। जयवंत शर्मिंदा दिखा और वो पहले गेट में दाखिल हो गया। बाकी लोग भी उसके पीछे चलने लगे। फिर एक खाली आंगन में पहुंच गए। जमीन पर सूखे पत्तों के अलावा आसपास कुछ नहीं था। वो जगह अत्यंत खामोश थी। भूरे रंग की दीवारों की सीमा के भीतर आंगन के बीच एक पूरा पुल था। बाहर निकलने वाले रास्ते में अभिमन्यु विभिन्न पौधों और फूलों को फलते फूलते देख रहा था। क्या ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? अपुआ ने बाहर निकलते हुए देखा और उत्साह से चिल्लाई, मुझे बायरो फ्लावर दिखाई दे रहा है। दादाजी, हमने आखिरकार इसे ढूंढ लिया। और शेरों के हिंसक रोने की आवाज से पूरा बगीचा भयभीत हो गया। यह आवाज सुनकर अपुआ बहुत डर गई और उसके साथ दूसरे लोग भी डर गए। ये सब देखने में बहुत डरावना था। दो सुनहरे शेर दीवार से कूदे और पांचों के सामने खड़े हो गए। वे अपने पिछले पैरों पर सीधे खड़े हो गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरुष पूरे ताव के साथ हाथों में चांदी का कृपाण और काली जंजीर के हथौड़े पकड़े हुए हो। इन दोनों शेरों का शरीर बेहद मजबूत था। वे बहुत लंबे चौड़े लग रहे थे। उनके शरीर पर घने बाल लहरा रहे थे। उनकी दहाड़ बता रही थी कि वो इन पांचों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। संरक्षक! काले कपड़े वाले आदमी ने अपना हाथ अपनी थैली में डाला और पीछे हट गया। पांचों ने तुरंत युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लाल कपड़े पहने हुए आदमी ने चांदी की अंगूठी को अपनी बाईं मध्यम उंगली पर रगड़ा और मंत्र मुग्ध कर दिया। जयवंत ने एक छोटी सफेद छड़ी निकाली जिसके सिरे पर नीलम लगा हुआ था। नीलम का प्रकाश चमकने लगा क्योंकि उसने उसे हवा में थोड़ा घुमाया था। उसी समय अपुआ ने अपना सिर नीचे कर लिया और जादू करना शुरू कर दिया। उसके सामने धीरे धीरे भाप से भरी हरी कीचड़ की एक गांठ बन गई। अभिमन्यु ने जादू को पहचान लिया। ये जादू एसिड स्ट्राइक था। अभिमन्यु ने अपना धनुष उठाया और तेजी से पीछे हटते हुए उसने तीर से बाईं ओर के शेर को निशाना बनाया। शेर फिर से दहाड़ने लगा और लाल कपड़े वाले आदमी की ओर लपका। लाल कपड़े वाला आदमी अपनी तलवार लेकर भागा शेर पर वार करने के लिए। उसके सामने एक लाल बत्ती दिखाई दी और उसमें विस्फोट हो गया। एक आदमी के सिर के आकार की नारंगी जलती हुई लौ उन लोगों पर हमला करने बढ़ी। लाल कपड़े वाला आदमी पीछे हट गया। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। विस्फोट उसके बहुत करीब हुआ था। काले कपड़े वाला आदमी तुरंत मदद के लिए आया और उसे जमीन पर गिरने से रोक दिया। दूसरा शेर जयवंत और अपुआ से लड़ने लगा। काले कपड़े वाले आदमी ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि लाल कपड़े वाला आदमी मुड़ने से पहले ठीक था। उसका मंत्र बंद हो गया और उसने सामने शेर की ओर इशारा किया। अभिमन्यु ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से तीर चला दिया। तीर शेर के माथे पर जोर से लगा और उसके दिमाग में घुस गया। हमला सटीक और शक्तिशाली था। तीर से खून टपक रहा था। शेर को पीछे से धक्का दिया गया और वो तुरंत जमीन पर गिर गया। सांस रुकने से पहले वो कई सेकंड तक कांपता रहा। शेर के मारे जाने के बाद काले कपड़े वाले आदमी ने अपना अगला मंत्र तैयार करना शुरू कर दिया। उसने दूसरे शेर को अपनी ओर कूदते हुए नहीं देखा। इस प्रकार उसने
चेन हथौड़े से वार किया। इस झटके की गंभीरता के कारण काले कपड़े वाले आदमी के ऊपर जोरदार वार किया हथौड़े से। उसके मुंह से खून निकल रहा था। इस हमले से उसकी कई हड्डियां टूटने की संभावना थी। उसी समय जयवंत ने जल्दी से शेर की पीठ की ओर अपनी हथेली से इशारा किया। उसमें से एक तेज रफ्तार में तरंग निकले और शेर को जा लगी। वो शेर तुरंत नीचे गिर गया। जयवंत ने जल्दी से अपना खंजर खींचा और शेर के गले में चाकू मार दिया। घाव से खून की धाराएं निकली, जिससे जमीन पर खून का एक छोटा सा कुंड बन गया। यह सिर्फ शुरुआत है, सतर्क रहो दोस्तों। अन्य साहसी लोगों के लॉग के आधार पर संरक्षक अंधाधुंध तरीके से दिखाई देंगे, और जिन जीवों का उन्होंने सामना किया था वे पूरी तरह से अलग थे। हमें अपना रास्ता शक्तिशाली तरीकों से मजबूत करना होगा। जयवंत ने खड़े होने के दौरान गंभीर स्वर में बात की। काले कपड़े वाला आदमी खांसता रहा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसका दाहिना हाथ हथौड़े से टूट गया है। जयवंत, तुमने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? तुम उसी से लड़ रहे थे ना? आदमी ने गुस्से में सवाल किया। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। जयवंत ने सिर हिलाया। चलो रुको, तुम मरो या ना रहो, इसकी हमें परवाह नहीं है। युद्ध के दौरान तुम्हें अधिक सावधान रहना चाहिए था। लाल कपड़े पहने उस आदमी ने इस बात की परवाह ना करते हुए संबोधित किया कि काले कपड़े पहने हुए आदमी ने उस लड़ाई के दौरान उसकी मदद की थी। तुम? जिस आदमी ने काला कपड़ा पहना हुआ था वो जोर से सांस ले रहा था। वो वहां थोड़ा सुस्ता रहा था ताकि उसकी सांसें फिर से सामान्य हो जाएं। अभिमन्यु अभी भी आसपास के इलाके की जांच कर रहा था। उसने अपने धनुष पर एक और काला तीर चढ़ाया और धनुष को खींच लिया। वो पूल को निशाना बनाना चाह रहा था। दोस्तों, वाद विवाद शुरू करने का ये सही समय नहीं है। हमें पहले इस चीज से निपटना होगा। बाद में हम तय कर लेंगे कि हमने आपस में क्या गलतियां की। जयवंत ने धीमी आवाज में बात की। उन लोगों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी और देखने लगे कि अभिमन्यु का धनुष किस दिशा में इशारा कर रहा है। उन्होंने देखा तो पाया कि एक मजबूत लेकिन नग्न आदमी धीरे धीरे कुंड से बाहर निकला। उसके शरीर से पानी टपक रहा था। हालांकि वो आदमी एक पुरुष की तरह ही लग रहा था। उसके पूरे शरीर पर जैसे कोई टैटू बना हो। उसका शरीर सुनहरी चमक से ढका हुआ था। आश्चर्य की बात यह थी कि उस आदमी के हाथ नहीं थे। इसके बजाय उसके पास दो विशाल केकड़े के पंजे थे। उसके बाल इधर उधर फैले हुए थे और वो पंजों को हवा में लहरा रहा था। घुसपैठियो, मारो! वो चिल्लाता हुआ उन लोगों की ओर भागा। आदमी के चारों ओर की सुनहरी चमक एक बैरियर में बदल गई। ये केकड़ा मानव है, मेरा मतलब है पंजा योद्धा। हम अब मुश्किल में हैं। अभिमन्यु इस प्राणी को जानता था, जिससे उसके भाव बदल गए। ये बहुत चतुर है। ये पंजा योद्धा बल क्षेत्रों का उपयोग करने में बहुत माहिर है। पंजा योद्धा? बाकी लोग हाँफने लगे। ठीक कह रहे हो, चलो यहां से निकलो। जयवंत का डर से चेहरा पीला पड़ गया। दोस्तों, अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र तैयार करो और कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। यहां कुछ भी हो सकता है। सब अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करो, नहीं तो हम में से एक भी इस बगीचे से बाहर नहीं जा पाएगा। उसी वक्त अभिमन्यु ने धनुष की डोर को कसकर पकड़ लिया और पंजा योद्धा पर निशाना साध दिया। उसकी आंखों के सामने छोटे छोटे नीले प्रकाश बिंदु चमक रहे थे। जीरो, क्या तुम मुझे इसके बल क्षेत्र का कमजोर बिंदु दिखा सकते हो? अभिमन्यु ने जीरो से कहा। अभिमन्यु की नजर से देखें तो पंजा योद्धा एक नीले पारभासी ग्रिड से ढका हुआ था। उस पारभासी की बॉडी के बगल में अभिमन्यु को कुछ पंक्तियां दिखाई गईं। मिशन विफल रहा, अधिक डेटा की जरूरत है। जीरो ने रिपोर्ट किया और जांच करना बंद कर दिया। अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोल ली।
उसने अपना सिर घुमाया और गेट की तलाशी लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो केकड़ा मानव अब वहां नहीं था। वो अब एक भूरे रंग की दीवार पर था, उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। वो थोड़ा पीछे हटा और दीवार को अपने कंधे से टक्कर मारी। वो ये पक्का करना चाहता था कि ये कोई भ्रम नहीं है। लाल कपड़े वाला आदमी अभी भी सबसे आगे खड़ा था। एक बार फिर वो अपनी अंगूठी को रगड़ने लगता है। विस्फोट की आवाज आती है। वो चिल्लाया। उसके सामने एक लाल बत्ती की बिंदी दिखाई दी जो तेजी से ज्वाला के गोलों में फैल गई। लेकिन लाल पोशाक वाला आदमी उस चिंगारी से परेशान नहीं था, केवल आग के गोले को आगे बढ़ा रहा था। यह आग के गोले पंजा योद्धा की ओर उड़ गए। अभिमन्यु उस गोले को उसकी तरफ बढ़ते हुए स्लो मोशन में देख रहा था। जब आग के गोले ने सफलतापूर्वक पंजा योद्धा का ध्यान आकर्षित किया तो लाल कपड़े वाले आदमी ने जल्दी से अपनी थैली से कांच की एक छोटी बोतल निकाली। बोतल एक उंगली के आकार की थी, जिसमें बैगनी रंग का तरल था। जैसे ही लाल कपड़े वाले आदमी ने बोतल को जमीन पर फेंका, वहां एक विस्फोट हुआ। टूटी बोतल से निकलने वाला घना धुआं पूरी तरह से वातावरण में फैल गया और तेजी से सभी की नजरों को ढक लिया। वहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। अभिमन्यु की आंखें धुएं से जल रही थीं। क्या अभिमन्यु इस मुसीबत से खुद को सही सलामत बाहर निकाल पाएगा? इस मायावी दुनिया का मुकाबला करने के लिए क्या अभिमन्यु का अब तक का सीखा हुआ जादू काफी होगा? अभिमन्यु ने संकोच नहीं किया। जयवंत ने चांदी का खंजर निकाला और धीरे से जमीन पर कुछ खींचने लगा। कई जटिल पैटर्न खंजर के हैंडल पर उकेरे गए थे, लेकिन वास्तव में वे मुड़ी हुई रेखाओं के साथ मिश्रित थे। आपुआ बेबसी के साथ खड़ी थी, साथ ही उसे घबराहट भी महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद जयवंत खड़ा हो गया और बड़बड़ाने लगा। वो आपुआ के साथ जल्दी से गायब हो गया। उनके अलावा आंगन के कोने की ओर चलने से पहले काले कपड़े वाला आदमी अभी भी लड़ रहा था। अभिमन्यु ने कोने में लकड़ी का एक छोटा सा दरवाजा देखा जो वहां अचानक से प्रकट हो गया था। वो दरवाजा हिल रहा था। एक पल पहले वहां उसके साथी थी, लेकिन अभी अभिमन्यु आंगन में अकेला रह गया। ये तो नरक है। अभिमन्यु जानता था कि उसके बाकी साथी क्या योजना बना रहे हैं। वे जानते थे कि अभिमन्यु इसके लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं था। इस तरह की स्थिति से कैसे बचा जाए, अभिमन्यु को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। वे अभिमन्यु को चारा बनाना चाहते थे ताकि अभिमन्यु अकेला ही पंजा योद्धा से लड़े। अगर अभिमन्यु लड़ते लड़ते मर गया तो भी वो जानते थे कि अभिमन्यु कम से कम पंजा योद्धा को घायल तो कर ही देगा, और जब वो घायल हो जाएगा तो उसके बाद वो पंजा योद्धा को खत्म कर सकते थे आसानी से। मेरे साथ आओ, अभिमन्यु ने किसी को पीछे से फुसफुसाते हुए सुना। अभिमन्यु वापस मुड़ा और देखा कि कोई उसके पास आ रहा है। जिस लोकेशन पर जयवंत और उनकी पोती गायब हो गए थे, वहां एक हाथ निकला। ये आपुआ थी। नहीं, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है आपुआ, जयवंत चिल्ला रहा था। तुम तो दयालु निकली। अभिमन्यु थोड़ा मुस्कुराया और उन लोगों के साथ चल दिया। वाह! पंजा योद्धा चिल्लाया और अपने पंजे को ऊपर कर लिया। लाल कपड़े वाले आदमी के पास से आग का गोला गुजरा और आसानी से वो उसको पार करके जल्दी से हवा में गायब हो गया। पंजा योद्धा ने अपने पंजों को कई बार हवा में घुमाया। वो कुंड से निकलकर अभिमन्यु की ओर आगे बढ़ रहा था, और जहां जहां वो गुजर रहा था भूमि पर एक गीला निशान छोड़ते जा रहा था। उसकी त्वचा धातु के खोल की तरह सख्त थी। पंजा योद्धा एक भारी भरकम मशीन की तरह था, जिसके दौड़ते ही जमीन हिलने लगती थी। अभिमन्यु ने धनुष की डोरी ढीली की और तीर चला दिया। वो घूमा और कोने की ओर भागा, ये जांचे बिना कि तीर ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा है या नहीं। उसे कोने पर एक लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। वो पहले से ही काले वस्त्र वाले आदमी की तुलना में बहुत तेज दौड़ रहा था। अभिमन्यु ने भागते समय अपनी थैली से पहले बनाई गई विशेष वस्तु को जल्दी से बाहर निकाला। वो घूमा और पंजा योद्धा को निशाना बनाते हुए
दिल के आकार की वस्तु को निचोड़ा। हरी लौ की एक किरण दिल के बीच से निकली और उसकी ओर दौड़ पड़ी। अभिमन्यु स्पष्ट रूप से उस प्राणी को विचलित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो फिर मुड़ा और दरवाजे में घुसकर गायब हो गया। काला तीर पंजा योद्धा के माथे पर लगा, फिर भी उससे उसकी त्वचा पर खरोंच तक नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जमीन पर गिर गया। हालांकि सभी बाधाओं के बावजूद हरी लौ की लपट ने वास्तव में उसे डरा दिया था। इसने पंजा योद्धा को चार्ज करना बंद कर दिया। वो हमले को चकमा देते हुए बाईं ओर झुक गया। फिर भी ये एक मौका था जिसे अभिमन्यु ने पकड़ लिया ताकि वो बच सके। कुछ हरे रंग की चिंगारियां पंजा योद्धा की त्वचा पर गिर गईं, जिससे ऐसा शोर हुआ जैसे कोई बम फट गया हो। त्वचा के जिस हिस्से पर चोट लगी थी उससे कुछ हरा धुआं उठा, फिर भी उसे इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पंजा योद्धा ऐसे खड़ा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पंजा योद्धा को उकसाया गया था, लेकिन अभिमन्यु लंबे समय से गायब था। वो दहाड़ते हुए अगले लक्ष्य को खोजने की कोशिश कर रहा था। लाल कपड़े वाला आदमी पहले से ही उसी दरवाजे में घुसकर भाग निकला था, जिस दरवाजे से वो आदमी भागा था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। अगर ये सभी लोग घने धुएं में अच्छी तरह से छिपे नहीं होते ना, तो पंजा योद्धा दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उन्हें ढूंढ लेता। जयवंत और आपुआ अदृश्य थे, लेकिन वे वहीं खड़े रहे और सारा समय सारी हरकतें देखते रहे। अब क्या दादाजी, अब क्या होगा? आपुआ ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने पहले ही जान लिया था कि इस पंजा योद्धा के पास जादू की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा थी और उसने जितने भी शारीरिक हमले हुए थे उन्हें लगभग नाकाम कर दिया था। उसकी खाल इतनी सख्त थी कि ज्यादातर हथियार इसे खरोंच तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। जयवंत ने अपनी दाईं ओर फिर बाईं ओर दरवाजे की ओर देखा। अभिमन्यु ने बाएं दरवाजे को चुना, जबकि अन्य दो ने दाएं दरवाजे में प्रवेश किया। दरवाजे के अंदर प्रवेश करने से पहले अभिमन्यु थोड़ा झिझक रहा था और डर के मारे उसके दांत कटकटा रहे थे। एक और पंजा योद्धा पुल में दिखाई दिया। इस बार ये एक महिला थी। उसके ऊपरी हिस्से दो सफेद खोल से ढके हुए थे। हालांकि इस महिला पंजा योद्धा का शरीर अधिक संतुलित और आकर्षक था। उसके शरीर पर छोटे छोटे टैटूज बने हुए थे। महिला पंजा योद्धा ने एक आह भरी और लगभग 7 और पंजा योद्धा पुल से उठ खड़े हुए। कुछ पुरुष थे और कुछ महिलाएं थीं। उनकी त्वचा एक सुनहरी चमक से ढकी हुई थी। जयवंत का समय खत्म हो रहा था। एक महिला पंजा योद्धा ने पहले ही उनकी स्थिति का पता लगा लिया और उन्हें घूर कर देखने लगी। वो जयवंत और आपुआ जो अदृश्य हो गए थे उन्हें देख सकती थी। भागो! वो चिल्लाया और तेजी से आपुआ का हाथ पकड़कर भागने लगा। वो दाहिनी ओर बने दरवाजे में घुस गए। उस दरवाजे से घुसने के बाद उन्होंने अपने आप को प्रकट कर लिया। दादाजी, यहां पर तो उस युवक ने हमें उसके पीछे चलने के लिए कहा था ना? आपुआ घबरा कर बोली। वो वहां अकेला है और वो इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। हम वहां क्यों जाएं? उसके चक्कर में रहोगी तो मरोगी। जयवंत एक सेकंड के लिए झिझका। वो कुछ और कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पंजा योद्धा उनकी ओर बढ़ रहे थे और उन्हें आगे बढ़ना था। उसने दरवाजे में प्रवेश करने से पहले आपुआ का हाथ हिलाया। आपुआ की आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भर गईं। वो वास्तव में वापस जाना चाहती थी, लेकिन पंजा योद्धा पहले से ही तेजी से आ रहे थे। वो केवल जल्दी से घूम सकती थी और अपने आगे के दरवाजे में प्रवेश कर सकती थी। अभिमन्यु कई झाड़ियों के पास चला गया। वो अभी भी दौड़ रहा था। वो दरवाजे में प्रवेश करके एक सुनसान कब्रिस्तान में पहुंच गया। मैदान पर कई सफेद ग्रे स्टोन थे, जिनमें से प्रत्येक में जंगली घास और झाड़ियां उगी हुई थीं। पंजा योद्धा कभी अकेले काम नहीं करते, वे झुंड में आते हैं। अभिमन्यु को यह जानकारी जीरो के डेटाबेस से मिली थी। यहां पर कम से कम 4 पंजा योद्धा है। मैं शायद 2 से निपट सकता हूं, लेकिन 4? अभिमन्यु ने हाथी के दिल को वापस थैली में रख लिया। वो अपने साथ 3 पाउच भी लेकर आया था, जिसमें प्रत्येक में
अलग अलग सामान थे। अभिमन्यु ने पाउच में से एक छोटी गेंद निकालने से पहले कुछ देर सोचा। यह किसी जीव के हरे अंडे जैसा लग रहा था। यह पारदर्शी था और एक मुट्ठी के आकार का था। उसने आपुआ से कहा था कि वो पुल छोड़ने से पहले दरवाजे पर उसका इंतजार करे। आपुआ उसके प्रति दयालु थी और उसने उसकी मदद करने की कोशिश भी की थी, इसलिए उसने उसे वापस भुगतान करने का फैसला किया। अभिमन्यु को यकीन नहीं था कि आपुआ किसी अजनबी पर भरोसा करेगी, लेकिन उसने वो किया जो वो कर सकती थी। अभिमन्यु ने जाने से पहले चिप का उपयोग करके काले कपड़े वाले व्यक्ति और लाल कपड़े वाले आदमी की स्थिति की भी जांच की थी। लाल कपड़े वाला आदमी रैंक 2 का जादूगर स्टूडेंट था और वो अपनी उंगली पर मुग्ध अंगूठी के कारण पहली लहर से तो बच गया था। उसने पहले ही 2 बार इसके प्रभाव को ट्रिगर कर दिया था, इसलिए इसकी संभावना नहीं थी कि वो इसे फिर से ट्रिगर कर पाए। काले कपड़े वाला आदमी दवाई का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसकी सहन शक्ति कम थी और ऐसा लगता था कि उसके पास कोई विशेष वस्तु थी जिससे कि वो ऐसा कर पा रहा है। अभिमन्यु को संदेह था कि वे इसे जीवित भी निकाल सकते हैं या नहीं। अरे यार, अगर ये आपुआ सच में मेरी सलाह मानती और मेरी बातों का पालन करती तो शायद मैं इस जगह के बारे में कुछ जानकारी उससे हासिल कर पाता। मैं यहां के बारे में कुछ भी नहीं जानता। यह सोचते हुए अभिमन्यु एक झाड़ी पर कूद गया और उसने 0 के स्कैन फंक्शन को एक्टिवेट कर दिया। वो इंतजार करने लगा। अभिमन्यु ने आगे बढ़ना बंद कर दिया और चुपचाप 2 मीटर लंबी झाड़ी के अंदर रुक गया। वो नीचे दुबक कर बैठ गया और ये पक्का करने लगा कि उसे कोई देख ना सके। आसमान धूल से भरा था और बादल पहले ही घने हो चुके थे। संभावना थी कि बारिश होने वाली थी। झाड़ी के अंदर कुछ काली मक्खियां भी थीं और वो मक्खियां अभिमन्यु के चारों ओर उड़ रही थी। अभिमन्यु ने इस जगह को चुनने का कारण उन काली मक्खियों की वजह से ही किया था। डेटाबेस के अनुसार वे मक्खियां मैदानी इलाकों में आम थी और वे जहरीली नहीं थीं। हालांकि यहाँ का वातावरण थोड़ा अजीब था। वैसे अभिमन्यु किसी ऐसी जगह पर रहना पसंद करता जिससे वो परिचित था, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी। फिर भी ये जगह बाकी जगहों की तुलना में ठीक थी। अभिमन्यु ने थोड़ी देर बाद कुछ तीव्र कदमों की आवाज सुनी। उसके स्थान पर 3 जीव आ रहे थे। उनमें से एक घबराया हुआ लग रहा था, जबकि अन्य 2 पूरी तरह से गुस्से में थे। अभिमन्यु ने अपने शरीर को फिर से नीचे किया और 0 को नीली रेखाओं के साथ लक्ष्य को चिन्हित करने के लिए कहा, ताकि उसे जांच करने के लिए झाड़ी से बाहर ना निकलना पड़े। उनके शरीर के आकार और उनके कदमों के आधार पर अभिमन्यु को पता चला कि आपुआ का 2 पंजा योद्धाओं द्वारा पीछा किया जा रहा था। वो दरवाजे से लगभग 30 मीटर दूर था और उसके बगल में यही एकमात्र रास्ता था। पंजा योद्धा आपुआ को पकड़ रहे थे, जैसा कि अभिमन्यु ने उम्मीद की थी। वैसे भी उनकी गति बहुत तेज थी। उनके कदम नजदीक और नजदीक आते जा रहे थे। अभिमन्यु ने अपना सिर नीचा किया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो 0 द्वारा भेजी गई जानकारी की जांच करने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ खंजर के हैंडल पर रखा और धीरे से उसे अपने मयान से बाहर निकाला। वो जगह बिल्कुल सन्नाटे से भरा था और वहां केवल एक ही चीज गूंज रही थी और वो थी कदमों की आवाज। अभिमन्यु शांत हो गया और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। कदम अंत में उसके स्थान पर पहुंच गए। अचानक अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोली और झाड़ी से बाहर कूद गया। एक महिला पंजा योद्धा चिल्लाई। अभिमन्यु ने अपना खंजर दाहिने हाथ में पकड़ लिया और चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने नीली बत्ती चमक रही थी। नहीं, बस बस। दूसरा पुरुष पंजा योद्धा हैरान और गुस्से में दिख रहा था। वह घूमा और अभिमन्यु पर गुर्राया, लेकिन अभिमन्यु समझ नहीं पा रहा था कि उसके शब्दों का क्या मतलब है। पंजा योद्धा ने अपने विशाल पंजों को ऊपर उठाया और इतनी तेज गति से उस पर भयानक वार किया कि उसका शरीर एक पीले रंग की चमक में बदल गया। तभी अभिमन्यु ने धीमी आवाज में मंत्र को बड़बड़ाया और आने वाले हमले को रोकने के लिए
जल्दी से अपना खंजर उठाया। वापस कदम रखने के बाद अभिमन्यु घूम गया। पंजा योद्धा के सिर पर वार करने का प्रयास करते समय उसके खंजर ने हवा में चांदी की रेखा खींच डाली थी। लाल बत्ती की 2 किरणें उसके खंजर की नोक से निकल रही थीं। उनमें से एक हवा में गायब हो गया, जबकि दूसरे ने उसके सिर पर वार किया। हिट लेने के बाद योद्धा ने अपनी कार्रवाई को धीमा कर दिया। अभिमन्यु का खंजर आसानी से उसकी दाहिनी आंख में छेद कर गया और ब्लेड का आधा हिस्सा उसके सिर के अंदर चला गया। उसने तुरंत खंजर को बाहर निकाला, जिसके परिणाम स्वरूप एक पीली आई बॉल जमीन पर गिर गई। उस प्राणी के घाव से खून निकल रहा था। अभिमन्यु को समझ आ गया कि उसे बल क्षेत्र को खुद सक्रिय करने की जरूरत है और ऐसा लगता है कि वो इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाएगा। इस तरह के भयानक दुश्मनों से निपटने के लिए उसके पास एग्जैक्ट मंत्र तो नहीं थे, लेकिन उससे मिलते जुलते कुछ मंत्र जरूर थे। उसे बस एक मौके का इंतजार करना था। उधर आपुआ के घुटने लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांस भारी थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि वो दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी, लेकिन 2 पंजा योद्धा उसके पीछे लगे हुए थे। क्या तुम ठीक हो? अभिमन्यु ने उसकी ओर देखकर पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, आपुआ ने तुरंत उत्तर दिया। बढ़िया है, दौड़ती रहो। इधर अभिमन्यु अपने पैरों और बाहों पर लगे घाव को देखने लगा। तभी जीरो ने एक सूचना दी। अज्ञात परजीवियों का पता चला, चेतावनी, तुरंत अपना हाथ साफ करें, नहीं तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। यह सुनते ही अभिमन्यु के हाव भाव बदल गए। उसने खून को थूक दिया और अपने मुंह में डालने से पहले अपनी थैली से कुछ पत्ते निकाले। उसने कुछ देर तक पत्तों को चबाया और उसके बाद सब कुछ थूक दिया। अभिमन्यु ने इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। परजीवी चले गए हैं, जीरो ने अंत में संकेत दिया। अभिमन्यु के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। उसने अब सब कुछ अपने मुंह में डालने से रोकने का फैसला किया था। उसने पहले कभी परजीवियों का सामना नहीं किया था और वो जंगल में इन्फेक्टेड होने से बचना चाहता था। उसने अपने नाखूनों से खून साफ किया, फिर उसने अपना खंजर बाहर निकाला और पंजा योद्धा के पंजों को काटने लगा। लेकिन अभिमन्यु बहुत चिंतित भी था। उसे अब खुद पर डाउट हो रहा था कि क्या वो इस जंगल की मुसीबतों का सामना सही ढंग से कर पाएगा। इस मुसीबत से निकलने के बाद क्या होगा अभिमन्यु का अगला कदम? क्या अपने तेज दिमाग से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई नई चाल सोच पाएगा वो?